नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर चुनाव से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने 2023 के 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। दूसरी बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां डीसी निशांत यादव ने रैन बसेरों का दौरा कर जायजा लिया है। साथ ही तीसरी बड़ी खबर बता दें, ये फरीदाबाद से है, जहां आरोपियों को पकड़ने में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौथी बड़ी खबर कालावली से, जहां देसुम कारा रोड पर गैंगवार हुई। ये 4 बड़ी खबर दिन की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर चुनाव को लेकर, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें त्रिपुरा और मेघालय है। आपको बता दें कि नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा, त्रिपुरा में 16 और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और 2024 की रूपरेखा को तैयार करने के भी लगातार अब आदेश दिए गए हैं। तैयारियां जोरों शोरों से है। दूसरी बड़ी खबर रैन बसेरे का डीसी के द्वारा जायजा लिया गया, गुरुग्राम की दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां साइबर ठग को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर टीम ने बड़ी कामयाबी हाथ पुलिस लगी है। यहां चूना लगाने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ है। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें कालावली से, जहां गैंगवार के मामले में नया मोड़ आया है, क्योंकि यहां खुद सोशल मीडिया पर इस वारदात को अंजाम देने वाले ने अपना गुनाह कबूल किया और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस वारदात को कबूल किया है। 4 बड़ी खबर दिन की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की। बीजेपी ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 की लोकसभा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में के NTMC कन्वेंशन सेंटर में हुई। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग के पटेल चौक से लेकर NTMC कन्वेंशन सेंटर तक 15 मिनट का रोड शो भी किया और इसके बाद वो सीधे कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे और विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथों की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने को कहा। साथ ही पार्टी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान भी की है। अब तक 1,32,000 बूथों पर पार्टी पहुंच भी चुकी है। दिल्ली में बैठक को देखते हुए हरियाणा में भी बीजेपी ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ की अध्यक्षता में संगठनात्मक बैठक भी हुई है। साथ ही साथ इस दौरान CM मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री JP दलाल के साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, संगठन मंत्री रविंद्र राजू सहित कई नेता बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली में हुई कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इसी तर्ज पर अब ये बैठक हरियाणा में भी आयोजित की गई है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 2 दिन तक ये बैठक दिल्ली में चली और अब इसके बाद हरियाणा में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी की इस बैठक में शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री हरियाणा के तमाम बैठक में शामिल रहे हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर तैयारियां हैं और ऐसे में मौजूदा सरकार हर मायने में मापदंड कर चुनाव करवाने की तैयारियों में जुटी हुई है। 9 राज्यों की जो चुनाव है वो काफी अहम है और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 2 दिन तक दिल्ली में बैठक चली। कार्यकारिणी की बैठक में JP नड्डा का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और साथ ही अब दिल्ली के तर्ज पर हरियाणा में भी बैठक का दौर शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ शामिल रहे हैं। हरियाणा में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। लोकसभा 2024 की तैयारियों में बीजेपी इससे पहले आपको बता दें कि 2023 में यानी कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हालांकि 3 राज्यों में जो चुनाव होंगे उनकी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा चुका है।
त्रिपुरा में 16 तारीख को चुनाव होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा और चुनाव से पहले की तैयारियां जोरों शोरों से तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। हरियाणा में अब तैयारियां शुरू हो चुकी है क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा का भी चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से पार्टी की तरफ से की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये साल बहुत अहम है क्योंकि 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है लेकिन अभी 6 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है और ऐसे में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसी को लेकर पहले दिल्ली में 2 दिन तक बैठक चली और अब दिल्ली के तर्ज पर ही हरियाणा में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं। पहले तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्रोफेसर साहब, क्योंकि ये साल काफी अहम है, पहले 9 राज्यों के चुनाव, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव, कैसे देखते हैं इसे? हाँ, देखिए, भारत के अंदर हर साल, हर तिमाही, हर 6 माही कोई ना कोई चुनाव रहता ही है और सभी चुनाव महत्वपूर्ण हैं जी। इसको नाते भारतीय जनता पार्टी एक 12 मासी चलने वाली पार्टी है। लगातार हर महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे जो है भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड पर रहती है और उसी नाते से हमारी एक रेगुलर एक्सरसाइजेज जो चलती रहती हैं उसके नाते रखी हुई है, इससे अधिक नहीं। विदु जी, इससे पहले 2 दिनों तक दिल्ली में बैठक भी चली थी, हालांकि कई अहम फैसले लिए गए हैं बैठक में क्योंकि जेपी नड्डा का भी कार्यकाल को बढ़ाया गया है। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है, तो क्या लगता है ये जो चुनाव होने हैं 9 राज्यों में, तो इसमें बीजेपी को काफी सफलता हाथ लगेगी? देखिए, हमारी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जो कि 2 दिन की रहती है। वो हर 3 महीने में एक बार वो बैठक आती ही है, तो 3 महीने में वो बैठक जिस प्रकार होनी थी उसी प्रकार वो बैठक हुई। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जैसे हम जानते हैं कि 23 जनवरी को कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो उस कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए उस बैठक में इसका प्रस्ताव दिया गया और पारित हो गया। वो केवल इस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए बैठक नहीं थी, वो बैठक जिस प्रकार से नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और हर 3 महीने बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, इसी प्रकार से जिला कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी की बैठकें भी हमारी 3-3 महीने में होती है। तो उसके नाते ये बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हर चुनाव को लेकर गंभीर है, देश के सर्वांगीण विकास को लेकर गंभीर है और सतत कार्य करना और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने के काम में संगठन के कार्यकर्ता निरंतर लगे रहते हैं। बिल्कुल। विदु जी, आप हमारे साथ बने रहेगा और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता केवल ढींगा जी जुड़ गए हैं। केवल साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी अहम होगा कांग्रेस के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नाते, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको याद होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जीता था और बीजेपी ने धरपकड़ योजना से एमएलए को कब्जे में लेकर और किस तरीके से उसके ऊपर कब्जा किया था। इसी तरह से कर्नाटक भी कांग्रेस ने जीता था और जिस तरह से धरपकड़ योजना के तहत मोदी की सरकार ने वहां पे एमएलए को तोड़फोड़ मरोड़ करके अपने हक में करने का काम किया था। अब उन्हीं राज्यों में फिर चुनाव है। अब जो वहां के लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को कि मोदी की तरीके क्या है, ये किस तरह से धरपकड़ योजना के तहत किस तरीके से सरकारों को, बनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं। ये सारी चीजें अब जो है चुनाव के अंदर दिखेंगी और इसके बाद ये भी समझ में आएगा कि ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना चाहिए जो बनी हुई सरकारों को तोड़ते हैं और ये लोग इसी तरह के काम करते हैं। आप देखिए, एक हरियाणा का एक मामला है, मंत्री अपनी सीट पर बैठा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे होते हैं और आज महिला आयोग ने उसके ऊपर संज्ञान भी लिया
और महिला आयोग के संज्ञान लेने के बावजूद और पुलिस को नोटिस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है महिला आयोग की कार्रवाई करने के बावजूद। देखिए आप किस तरीके का संज्ञान है और किस तरह की ये सरकारें हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। मंत्री बैठा है, मंत्री छेड़छाड़ करता है लड़की के साथ और वो भी महिला कोच है जिसके साथ, और ये सरकारें अपने मंत्रियों को बचाने में लगी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तो साइड पे रख दिया इन्होंने। ठीक है, ये तो जांच का विषय है ढींगरा साहब, कोई बात नहीं। फिलहाल आप दोनों ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने रैन बसेरों का दौरा कर जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने पाया कि काफी रैन बसेरों की हालत काफी खराब है, जिसके बाद उन्होंने खुले में और पटरियों पर सो रहे लोगों की मदद से में ठंड में कंबल मुहैया करवाए और रेलवे स्टेशन से जो यात्री रैन बसेरों तक नहीं जा पा रहे थे उनके लिए ऑटो की सुविधाएं भी करवाई। आपको बता दें कि उन्होंने गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में रैन बसेरों का दौरा किया और कर्मियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने लोगों को और गुरुग्राम में एक्टिव एनजीओ और गुरुद्वारा प्रबंधकों से आग्रह करते हुए कहा है कि उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करे और लोगों को रैन बसेरों के बारे में जानकारी भी दी। निशांत यादव ने बताया कि कुछ गरीब तबके के लोग बाहर से गुरुग्राम में आकर काम करते हैं, जो रात को खुले में सोने के लिए मजबूर भी होते हैं। उनके लिए भी रैन बसेरों में सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में गुरुग्राम जिले में 11 जगहों पे रैन बसेरे बने हैं और गुड़गांव शहर में लगभग 6 जगहों पे बने हैं। हमने हर एक रैन बसेरे पे एक IAS या HCS रैंक के अधिकारी की जिम्मेदारी लगाई है और जो मुख्य हमारे जगह हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, राजीव चौक है, इफ्को चौक है, वहां पे भी हमने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है और उनको ये कहा गया है कि भाई कोई भी आदमी अगर खुले में सोता हुआ पाया जाता है तो उसको रैन बसेरे में शिफ्ट करें, उसको कंबल भी दें। इसलिए इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि अपनी गाड़ी में जब भी वो शाम को भ्रमण पे निकले, दौरे पे निकले, तो अपनी गाड़ी में कंबल जरूर रखें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो हेड सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुल 11 रैन बसेरे हैं और क्या उन रैन बसेरों में सुविधाएं दी जा रही हैं? क्योंकि डीसी ने खुद निरीक्षण भी किया है, जायजा भी लिया है, तो ऐसे में रैन बसेरों की स्थिति के बारे में बताएं। देखिए, गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ तमाम करीब 1 दर्जन के आसपास रैन बसेरे बनाए गए थे और कई ऐसे टेम्पो डेस्टिक बनाए जाते हैं। इनकी संख्या ज्यादा भी की जाती है, कम भी की जाती है जरूरत के हिसाब से। अमूमन हमने एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से रैन बसेरों में सुविधा नहीं है और लोग हैं अभी भी सड़कों में सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे हैं, बस स्टैंड के बाहर सो रहे हैं, माता मंदिर के पास सो रहे हैं। और तमाम इन खबरों को देखते हुए गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने रात दौरा किया है और तमाम रैन बसेरों का दौरा किया है। साथ ही एक आदेश और उन्होंने दिया है कि जो लोग भी आमूमन जो रैन बसेरे में कोई व्यक्ति जाता था तो उससे उसकी ID मांगी जाती थी, उसका आधार कार्ड मांगा जाता था और बिल मुहैया कराने पर उसे एंट्री नहीं दी जाती थी। लेकिन डीसी ने यह आदेश जारी किया है कि अब किसी को भी रैन बसेरे में जाने के लिए किसी को ID प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो जा सकता है। साथ ही गुरुद्वारा है या फिर NGOs हैं, उनसे भी अपील किया गया है कि ये लोग भी निकले, सड़कों पर रहें और तमाम ऐसे लोग जो सड़कों पे सो रहे हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए। कल जब डिप्टी कमिश्नर मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने लोगों से बात की और यह जानने की कोशिश भी की कि आखिर वजह क्या है कि लोग रैन बसेरों में नहीं आते और सड़कों पे सो जाते हैं। तो उसका यही निकला कि ये तो रैन बसेरों की संख्या कहाँ है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। दूसरी बात कि जहाँ रैन बसेरे तक जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए कोई साधन मुहैया नहीं होता और रैन बसेरे में लोग पहुंचते हैं तो उनकी ID कार्ड मांगी जाती है, जो ID कार्ड उनके पास, अमूमन के पास, गरीबों के पास नहीं होता, जिसके बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उन्होंने निपटारा किया और तमाम अधिकारियों को इसकी नियुक्त किया कि ये लोग रैन बसेरों को देखेंगे, कंबल लेकर चलेंगे और ऐसे लोग जो कहीं सड़कों पे सो रहे हैं उन्हें टेम्पू, ऑटो से
रैन बसेरे तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और यह उन्होंने तस्दीक की। साथ ही देखिए जिस तरह से सर्दी का पारा बढ़ने वाला है, यह बात बताया जा रहा है कि बारिश की संभावना है और बारिश के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। तो उसको देखते हुए यह भी माना जा रहा है कि आवश्यकता पड़ी तो और भी रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की। ये खबर फरीदाबाद से, जहां साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि फर्जी आधार और पैन कार्ड तैयार करके उस पर फाइनेंस कंपनियों से ब्रांडेड मोबाइल फोन, बाइक, स्कूटी और गाड़ी फाइनेंस करवाकर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। साइबर थाना एनआईटी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक कंप्यूटर, प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड सहित 15,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि साइबर अपराध डीसीपी नीतीश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देश के तहत ही कार्रवाई करते हुए साइबर थाना एनआईटी प्रभारी इंस्पेक्टर बसंत और उनकी टीम ने गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान डीसीपी नीतीश कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया है कि आरोपी फर्जी कागजात तैयार करके फाइनेंस करवाकर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को चपत लगाते थे और ग्राहकों के सिविल स्कोर को भी नुकसान पहुंचाते थे। इस केस में बेसिकली ये एक साइबर फ्रॉड का केस था, जिसमें हमें कंप्लेंट आई थी कि एक व्यक्ति हेमंत कुमार का हमारे पास साइबर पुलिस स्टेशन में आया और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कोई लोन के लिए अप्लाई करा होगा। तो बैंक वालों ने उनको बताया कि उनके नाम पे ऑलरेडी कोई लोन था मोबाइल का, एंड उसमें क्योंकि वो लोन उन्होंने जमा नहीं कराया तो उनका सिविल स्कोर खराब है, जिस कारण से उनको लोन नहीं मिल सकता। तो फिर हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट हमें और भी आई थी जिनमें लोगों ने हमें ये कंप्लेंट दी थी कि हमारा सिविल स्कोर खराब है लेकिन हमने कोई लोन आज तक लिया नहीं है। 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 14 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इसमें 7 आरोपी जो लोगों को चूना लगाते थे और बड़ी कंपनियों को चूना लगाने का काम करते थे, इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें कुल 7 लोग शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। फर्जी कागज बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और ग्राहकों के सिबिल स्कोर पर भी इसका काफी असर पड़ता था। इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फरीदाबाद से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी कार्ड बनाकर, फर्जी कागज बनाकर ये लोगों को चूना लगाया करते थे। कुल 7 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सारे आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और इनके पास से 14 मोबाइल फोन और काफी मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, लैपटॉप, काफी उपकरण भी बरामद किए गए। कुल 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और भी लोग जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है? सुरभि जी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद एनआईटी की ये घटना थी। फरीदाबाद डीसीपी नीतीश कुमार अग्रवाल जिन्होंने अपनी इसमें टीम गठित की थी और इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 7 आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी करने के बाद में कोर्ट में पेश करके इनको जेल भेज दिया गया है। और इनकी जो मुख्य घटनाएं थी वो इस तरीके से थी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड का इस्तेमाल करते थे दूसरे लोगों का और उसका इस्तेमाल करके बैंकों से ये लोन कराते थे और लोन कराने के बाद में ये उनके साथ में इतना फर्जीवाड़ा करते थे कि उनके नाम पे स्कूटी, बाइक और गाड़ियां तक भी निकालते थे। और इसमें फरीदाबाद में एक 49,000 रुपए का आईफोन, जो कि एक यहाँ का एक व्यक्ति था, वो अपने नाम से बैंक के अंदर लोन कराने गया। लोन कराने के बाद उसे बैंक से पता चला कि उसके नाम से 49,000 रुपए का आईफोन पहले से ही लोन पर चल रहा है, जो कि उसने कभी लाइफ में अपनी लिया ही नहीं था। लोन आईफोन जो था वो लिया नहीं था और बैंक से डिटेल ज्यादा साझा करने के साथ में उसे पता चला कि 49,000 रुपए का जो आईफोन है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड इस्तेमाल करके इन 7 आरोपियों ने मिलकर इनका काम एक आधार कार्ड, पैन कार्ड लेता था और दूसरे को फॉरवर्ड करके वो बैंक के साथ में बातचीत करता था और इसमें एक बैंक का कर्मचारी भी इनके साथ में संलिप्त मिला है। जी,
तो क्या जो बैंक का कर्मचारी भी इस पूरे मामले में संलिप्त था, क्या उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है? सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, बैंक के कर्मचारी समेत ही 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन आरोपियों पे 180 मुकदमे, जो डीसीपी नीतीश कुमार अग्रवाल हैं उन्होंने बताया है कि 180 मुकदमे, 180 वारदातें इन्होंने की हैं। और वारदातें जो ये करते थे सातों मिलकर करते थे। इनको कुछ लोग जो हैं गाजियाबाद और दिल्ली से भी गिरफ्तार किए गए हैं। और फरीदाबाद की जो डीसीपी एनआईटी की टीम थी, उन्होंने इस मसले को हल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है पुलिस प्रशासन ने। बिल्कुल। पूछताछ में और किसी बात का खुलासा हो सका है, क्योंकि सातों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो ऐसे में पूछताछ में क्या कोई जानकारी सामने आई है निकलकर? नीतीश कुमार डीसीपी अग्रवाल जी ने अपनी टीम, डीसीपी साहब ने अपनी टीम गठित की थी और सातों आरोपियों को अलग अलग दिल्ली से और गाजियाबाद से इनको उठाया था और अरेस्ट करने के बाद में इनका रिमांड लिया गया था। रिमांड के दौरान ही ये सारा खुलासा हुआ है कि इन्होंने अब तक 180 वारदातों को अंजाम दिया है। और ये दूसरे लोगों का जो दूसरे लोग थे उनका ये आधार कार्ड, पैन कार्ड का इस्तेमाल करते थे और उनपे लोन करा के इन्होंने स्कूटी, बाइक तक भी लोन करा के निकाल के और दूसरे लोगों को सेल कर रखी थी, जिसके कारण पुलिस ने अब इनकी धर-दबोच जारी रखी और धर-दबोच के दौरान इन्होंने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके और जो कोर्ट है, कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद इनको सबको जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल। जयप्रकाश, क्या अभी संभावना है कि शायद कुछ लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि 180 वारदात को अंजाम देना ये किसी छोटे गिरोह का तो काम नहीं हो सकता, तो क्या संभावना ऐसी जताई जा रही है कि क्या पता कुछ और भी लोग इसमें शामिल हो? डीसीपी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि ये जो गिरोह था ये बहुत बड़ा गिरोह था, जो कि इनकी धर-दबोच काफी समय से ही शिकायतें अलग अलग क्षेत्र के थानों में मिल रही थी और सारी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जो फरीदाबाद का एक व्यक्ति था जिसके नाम से इन्होंने 49,000 रुपए का आईफोन लिया था और जो कि सेल भी कर दिया था, दूसरे जिस व्यक्ति के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, फिर इन्होंने उस आईफोन पे लोन ले लिया और लोन के दौरान उसका जो सिविल था, बैंक के अंदर जो सिविल था वो भी खराब हो गया था, जो कि 49,000 रुपए का उसने कभी लोन लिया ही नहीं था और उसके नाम से आईफोन लेकर के उसके साथ में भी बड़ा फ्रॉड किया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 180 मामलों में इनका खुलासा हुआ कि 180 लोगों के साथ इन्होंने इस तरीके का फ्रॉड किया है। बिल्कुल जयप्रकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की। अब कालावली से देसू मलकाना रोड पर हुई गैंगवार मामले में पुलिस ने जग्गा, तख्तमल, गगी, ओढ़ा, बलकार, तख्तमल और 7 अन्य के खिलाफ हत्या सहित अन्य धारा लगाकर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के पंजाब में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सिरसा पुलिस ने पंजाब पुलिस की सहायता से मुक्तसर सहित कई अन्य क्षेत्रों में छापे भी मारे हैं। इसके अलावा पुलिस ने प्रदेश के अन्य जिलों से भी सहायता मांगी है। पुलिस के हाथ फिलहाल अभी तक खाली है। गैंगवार को अंजाम देने के बाद आरोपी जग्गा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वारदात को अंजाम देने की बात भी स्वीकारी। बता दें कि जिस एक्सेंट गाड़ी को लेकर आरोपी फरार हुए थे, उस गाड़ी को सुखचैन गांव से बरामद कर लिया गया। कोतवाली के थाना प्रभारी ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो गैंगवार से जुड़ा ये पूरा मामला, हालांकि अब पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है और जिस गाड़ी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था, गाड़ी एक गांव से बरामद किया जा चुका है। कालावली से ये पूरा मामला, आपको बता दें कि इसमें एक बग्गा नाम के आरोपी ने इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले में वारदात में अपना नाम होने की बात को भी कबूल किया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।